सही लग रहा माइक, बाल सही हो रहे। एक फोटो खींचना जरा। मैं अपने कैमरे से बढ़िया सही है। चलो ठीक है, मैं करता हूँ स्टार्ट। ठीक है। वीडियो चालू कर दी सर ने? हो गई। So hello everyone, welcome back to the 6th lecture of chemistry। और बेटा हम लोग मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में हम लोग काफी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या रहने वाला है बेटा हमारा? रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को आज मैं यहाँ पर कवर अप कर रहा हूँ। एक टॉपिक और होता है ग्राम एटॉमिक मास, उसको सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास मींस एक एटम का मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बेटा? एक एटम का मास। ठीक है, तो आप मास ऑफ वन एटम बोलिए या फिर एटॉमिक मास बोलिए, दोनों का मतलब क्या होता है बेटा? दोनों का मतलब सेम होता है। तो अब मुझे एक बात बताइए, हमारे एटम के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है बेटा? हमारे एटम के अंदर सर इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों के तीनों प्रेजेंट है और इन तीनों का अपना अपना कुछ ना कुछ मास भी होता है, तो एक एटम का मास इन तीनों की वजह से होना चाहिए। एक एटम का मास इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा, प्रोटॉन की वजह से भी होगा, एज वेल एज न्यूट्रॉन की वजह से भी होगा। जिस तरीके से हमारी पूरी बॉडी का मास हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सभी पार्ट की वजह से होता है, उसी तरीके से एक एटम का मास तीनों की वजह से होगा। फिर आप कहोगे कि सर अब ये बताइए एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन है? तो एक एटम में कितने प्रोटॉन है मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का वजन, प्लस एक एटम में कितने न्यूट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय एक न्यूट्रॉन का वजन, प्लस एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का वजन। जैसे कि मेरी बॉडी में दो हाथ हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक हाथ का वजन, मेरी बॉडी में दो पैर हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय एक पैर का वजन। सिमिलर कहानी यहाँ पर हो रही है। तो एक एटम का वजन बेटा एटॉमिक मास बोल सकते हो आप इसको, या फिर मास ऑफ वन एटम बोल सकते हो। आप उसको एटॉमिक मास भी बोल सकते हो या फिर मास ऑफ वन एटम भी बोल सकते हो। तो एक एटम का मास बेटा तीनों की वजह से होगा, प्रोटॉन की वजह से भी होगा, न्यूट्रॉन की वजह से भी होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे एक एटम का मास किसके बराबर होगा बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन प्रोटॉन। बोलो हाँ या ना? जी सर बिल्कुल। प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ वन न्यूट्रॉन। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का वजन। ठीक है, तो अब मुझे बताइए एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं बेटा? लास्ट क्लास में बताया था Z किसके बारे में जानकारी देता है? प्रोटॉन के बारे में। और अगर एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितना Z होगा उतने ही P होंगे और उतने ही E होंगे। मतलब जितना Z होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिमिलरली न्यूट्रॉन किसके बराबर बताया था बेटा? मास नंबर बताया था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर।
प्रोटॉन की जगह Z पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला लास्ट वीडियो जा करके देखिए, लास्ट से भी लास्ट वीडियो उसके अंदर डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करा था। पिछली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं। तो अब देखो जरा, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो तो सर एटॉमिक नंबर Z के बराबर होता है, इनटू एक प्रोटॉन का वजन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देखो लेफ्ट साइड में A माइनस Z लिखा हुआ है, इनटू एक न्यूट्रॉन का वजन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर से एटॉमिक नंबर Z के बराबर, इनटू एक इलेक्ट्रॉन का वजन। क्लियर मेरी बात अच्छे से, ठीक है। अब मुझे बताइए, हमने बोला था क्या बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग लगभग बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन का मास उससे बहुत बहुत और बहुत ही बहुत कम होता है। इसीलिए हमने बात करी थी कि एक इलेक्ट्रॉन के वजन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन के सामने नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और अगर यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन के वजन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के वजन के सामने नेग्लेक्ट कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, तो क्या होगा, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या की जा सकती है, नेग्लेक्ट कर दी जा सकती है। दिस होल टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन तो लगभग लगभग बराबर ही है, तो आप चाहे तो mp एज इट इज रखें, mn की जगह mp पुट कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन से क्या कॉमन आ जाएगा, mp कॉमन आ जाएगा। या फिर आप mn एज इट इज रखें, mp की जगह mn पुट कर दीजिए, तो पूरी इक्वेशन से mn कॉमन आउट आ जाएगा। मतलब पूरी इक्वेशन से मैं या तो मास ऑफ प्रोटॉन कॉमन ले लूं या फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन कॉमन ले लूं, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर बचेगा Z प्लस A माइनस Z, और बाहर कॉमन क्या गया, बाहर कॉमन गया या तो एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन, Z से Z कैंसिल आउट हो गया, तो हमें पता चल गया भैया एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास किसके बराबर होगा, उस एलिमेंट का मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन। और लास्ट क्लास में बताया था एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन कितना होता है बेटा, 1 AMU। तो एटॉमिक मास आ गया बेटा किसके बराबर निकल करके, एटॉमिक मास आ गया आपका कैपिटल A AMU के बराबर निकल करके। क्लियर है मेरी बात अच्छे से, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे एटॉमिक मास लिखना है, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वजन पता करना है, तो क्या कीजिए, उस एलिमेंट का मास नंबर लिखिए और आगे यूनिट लगा दीजिए बेटा AMU, आगे यूनिट क्या लगा दीजिए, AMU लगा दीजिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल आपसे पूछना चाह रहा हूं यहाँ पर कि मुझे बताइए बेटा, मुझे बताइए व्हाट विल बी द atomic mass of carbon, what will be the atomic mass of carbon, what do you mean by atomic mass of carbon, atomic mass of carbon का मतलब कार्बन के एक एटम का वजन कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 12 AMU, कितना होगा 12 AMU। अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं मुझे तो एग्जैक्टली ग्राम में या किलोग्राम में आंसर बताइए, तो आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर AMU की जगह AMU की वैल्यू डाल दीजिए 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, 12 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। और मैं एक बात और बताऊं आपको लोगों को, ये 1.67 तो हमने राउंड ऑफ करके लिया था, एक्चुअल में तो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी 1.66, और जब आप इसकी 1.66 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बेटा आंसर यही मिलने वाला है 1.9924 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। और यही हमारा कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन होता है जो हमें मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया था। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। एटॉमिक मास हमें पता चला, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, जिस भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना है उसका मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय AMU, ठीक है। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा बेटा, मतलब सोडियम के एक एटम का वजन कितना होगा, तो सोडियम का मास नंबर होता है 23, आगे यूनिट क्या आ जाएगी AMU। अगर मुझे एग्जैक्टली ग्राम में या किलोग्राम में आंसर चाहिए, अगर किलोग्राम में चाहिए तो 1 AMU की जगह 1.66 या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, या फिर अगर आपको ग्राम में चाहिए तो 12 इंटू 1.67 या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम।
इतनी बात क्लियर है? ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा बेटा, मास ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग स्केल होते हैं। वी आर हैविंग 3 डिफरेंट स्केल्स टू कैलकुलेट द मास ऑफ एटम। और वो 3 अलग अलग स्केल क्या है बेटा? सबसे पहला आता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास। सबसे पहला आता है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं राम। क्या लिखते हैं शॉर्टकट में? जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं बेटा राम। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब राम। ठीक है, दूसरा आता है बेटा हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को शॉर्टकट में आम लिखा जाता है। और तीसरा आता है ग्राम एटॉमिक मास, जिसको शॉर्टकट में गाम लिखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिएगा, चाहे मेरे पास राम हो, चाहे मेरे पास आम हो, चाहे मेरे पास गाम हो, इन तीनों में से एटॉमिक मास के बारे में अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। एटॉमिक मास किसके बराबर निकल करके आया बेटा? कैपिटल ए के बराबर निकल करके आया। ठीक है, जिस तरीके से एटॉमिक मास कैपिटल ए के बराबर आता है, उसी तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास भी कैपिटल ए के बराबर आता है, और ग्राम एटॉमिक मास भी कैपिटल ए के बराबर निकल करके आता है। क्या मतलब है कहने का? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे सोडियम का राम, आम और गाम तीनों के तीनों बता दीजिए, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास भी बता दीजिए, एटॉमिक मास भी बता दीजिए, और ग्राम एटॉमिक मास भी बता दीजिए, तो सोडियम का कैपिटल ए मतलब सोडियम का मास नंबर कितना है बेटा? 23। तो ये भी 23, ये भी 23 और ये भी 23। फिर आप कहोगे सर डिफरेंस क्या हुआ तीनों में? डिफरेंस तो बहुत बड़ा है बेटा, और वो डिफरेंस क्या है? राम की कोई भी यूनिट नहीं होती। राम इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। आम की यूनिट, एटॉमिक मास की यूनिट AMU या फिर U होती है, और गाम की यूनिट होती है बेटा ग्राम। गाम की यूनिट क्या होती है? गाम की यूनिट होती है बेटा ग्राम। ठीक है, चलिए अब इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर राम का मतलब क्या है, आम का मतलब क्या है, और गाम का मतलब क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहला आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? किसी एटम का मास किसी के रेस्पेक्ट में लेकर के चला जा रहा है। अब किसी के रेस्पेक्ट में लेने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि एक एटम का मास बहुत कम होता है। किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास आप उठाइए, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती है, बहुत नेग्लिजिबल होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमने अभी अभी बोला कि कार्बन के एक एटम का वजन होता है 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। आप सोचिए ये वैल्यू कितनी छोटी है, 10 की पावर -23। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है 0 पॉइंट और उसके बाद 0 0 0। कितनी बार 0 लगाओगे बेटा आप? कितनी बार 0 लगाओगे यहाँ पर? आप यहाँ पर 0 लगाओगे 22 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 22 टाइम्स 0 लगाओगे, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर 19924। इतना छोटा मास आ रहा है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का। तो इतनी गंदी सी वैल्यू हमें हर एलिमेंट के लिए याद रखनी पड़ेगी। 118 एलिमेंट हमारे पास है, सभी के लिए इतनी गंदी गंदी सी वैल्यू 10 की पावर माइनस में याद रखना पड़ेगा, जो कि हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम होने वाला है। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एक आसान तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, पहले तो किसी एक को फिक्स कर दो, पहले तो किसी एक को रेफरेंस मान लो, और फिर उसके रेस्पेक्ट में देखो कि सोडियम के एक एटम का वजन कितने गुना ज्यादा भारी है, कार्बन के एक एटम का वजन कितने गुना ज्यादा भारी है, कैल्शियम के एक एटम का वजन कितने गुना ज्यादा भारी है। तो इसीलिए हम उसको एब्सोल्यूट मास नहीं बोल रहे हैं, हम उसको क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। दैट इज नॉट एब्सोल्यूट एटॉमिक मास, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। तो अब देखिएगा बेटा, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमने रेफरेंस किसको लिया? सबसे पहली चीज तो यही आती है बेटा, तो रेफरेंस लिया जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास में। रेफरेंस किसको माना जाता है बेटा? रेफरेंस माना जाता है एक प्रोटॉन के वजन को या फिर एक न्यूट्रॉन के वजन को। किसको रेफरेंस लेकर के चला जाता है? एक प्रोटॉन के वजन को या फिर एक न्यूट्रॉन के वजन को। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी अभी मैंने आप लोगों को बोला एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, तो आपने बोला सर एटॉमिक मास होता है कैपिटल ए AMU के बराबर। अभी अभी हम लोगों ने प्रूव करा है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या मैं इसको लिख सकता हूं? एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। बोलो लिख सकता हूं क्या नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, व्हाट इज AMU? व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। क्या मतलब है सर आपके कहने का? फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं एटॉमिक मास मुझे बताइए सोडियम का,
सोडियम का एटॉमिक मास, सोडियम का मास नंबर कितना बेटा, सोडियम का मास नंबर 23 मल्टीप्लाइड बाय 1 AMU। तो यहाँ से समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब क्या आ रहा है, इसका मतलब ये आ रहा है सर कि सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से, ये 1 AMU क्या है, दिस 1 AMU इज नथिंग बट मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो आप बोलेंगे कि सर सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी आ रहा है, 23 टाइम्स ज्यादा भारी आ रहा है। सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से, देखो आपके सामने है, सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से 23 टाइम्स ज्यादा भारी है। और वो तो होना ही था। क्यों होना था बेटा, क्योंकि सोडियम के अंदर ये जो मास नंबर है, ये मास नंबर किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। सोडियम के अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं, 23। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन सेम होता है कितना, 1 AMU। तो अगर मैं 1 AMU को एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन को रेफरेंस मान रहा हूं, मेरे पास इस एक हाथ में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन है और इस हाथ में सोडियम का एक एटम है, तो हम देखेंगे सोडियम के इस एक एटम में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 23 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मेरे इस हाथ में एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन है, तो सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी होगा, 23 टाइम्स ज्यादा भारी होगा। इसीलिए 23 को बोला जा रहा है सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास। इस 23 को क्या बोला जा रहा है, सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। रेफरेंस किसको माना, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को रेफरेंस माना। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये आई कि सर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई एलिमेंट नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने कहा हमें रेफरेंस किसी एलिमेंट को मानना है, ना कि एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट लोग इस चैलेंज में लग गए कि भैया रेफरेंस तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही लेना है। अब एक काम करो, ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसके अंदर केवल और केवल एक प्रोटॉन आ रहा हो या केवल और केवल एक न्यूट्रॉन आ रहा हो। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर केवल और केवल एक प्रोटॉन आ रहा हो, और उनकी मुलाकात हुई हाइड्रोजन से। किससे मुलाकात हुई, हाइड्रोजन से मुलाकात हुई। उन्होंने देखा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, उन्होंने देखा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 है। इसका मतलब हाइड्रोजन का अगर एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मींस हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन कितना होगा हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला A - Z। तो हाइड्रोजन में कितना न्यूट्रॉन आ गया बेटा, 1 - 1। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है। तो हाइड्रोजन के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होना चाहिए। लेकिन अभी हमने बात करी, क्या बात करी बेटा, कि एक इलेक्ट्रॉन के वजन को एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन के सामने नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन के वजन को प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के वजन के सामने क्या कर दिया जाता है बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो इसीलिए एक काम कीजिए, साइंटिस्ट लोगों ने बोला एक काम करो भैया, इस इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लेक्ट कर दो। तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन के वजन की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। न्यूट्रॉन ऑलरेडी हाइड्रोजन में कितने हैं, न्यूट्रॉन ऑलरेडी हाइड्रोजन में 0 है। तो हाइड्रोजन में ना तो न्यूट्रॉन मानो ना इलेक्ट्रॉन मानो, हाइड्रोजन में मानो केवल और केवल एक प्रोटॉन। इट मींस हाइड्रोजन के एक एटम का वजन किसकी वजह से होगा, एक प्रोटॉन की वजह से होगा। ठीक है, तो रेफरेंस किसको लेके चल रहे थे, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को। लेकिन लोगों ने कहा, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, कोई एलिमेंट नहीं है। तो कोई एलिमेंट का नाम बताओ। साइंटिस्ट लोगों ने चालाकी चलते हुए हाइड्रोजन का नाम ले दिया। अरे भाई बात थोड़ी बदली, हाइड्रोजन के पास भी एक प्रोटॉन है। ठीक है, तो रेफरेंस किसको लिया गया बेटा, हाइड्रोजन को लिया गया। अल्टीमेटली बात तो वही है कि रेफरेंस किसको मान करके चल रहे हैं, एक प्रोटॉन को मान करके चल रहे हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन बराबर होता है, तो इसीलिए मैं प्रोटॉन बोलूं या न्यूट्रॉन बोलूं, बात एक ही होगी। क्लियर हो गई मेरी बात अच्छे से। ठीक है, चलो सर बहुत अच्छी बात, हाइड्रोजन को रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं बिकॉज उसके अंदर केवल और केवल एक ही प्रोटॉन है।
लेकिन आगे चल करके हाइड्रोजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आने लगी, रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रैक्शन में निकल करके आने लगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि अब हमें हाइड्रोजन को यहाँ से हटाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। अब हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास लेकर के नहीं चलेंगे, अब हम किसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव एटॉमिक मास लेकर के चले? तो लोगों ने बोला हाइड्रोजन से ज्यादा कंपाउंड तो या हाइड्रोजन से ज्यादा अवेलेबिलिटी हमारी यूनिवर्स में ऑक्सीजन की है, इसीलिए ऑक्सीजन को रेफरेंस लेकर के चला जाए। अब अगर ऑक्सीजन को रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं तो मुझे बताइए ऑक्सीजन के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 16 है। इसका मतलब ऑक्सीजन में टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? 16। इट मींस ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं अब बोल देता हूँ शॉर्टकट में क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मैं बोल देता हूँ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोल देता हूँ बेटा? न्यूक्लियॉन्स बोल देता हूँ या फिर पार्टिकल्स बोल देता हूं, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के एक एटम का वजन 16 न्यूक्लियॉन की वजह से है। ठीक है, 16 न्यूक्लियॉन की वजह से है, तो मैं बोल सकता हूं 16 न्यूक्लियॉन का वजन, 16 न्यूक्लियॉन जो है वो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम के बराबर है। बट हम रेफरेंस क्या 16 न्यूक्लियॉन को मान रहे हैं? हम रेफरेंस क्या 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मान रहे हैं? नहीं, हमने तो रेफरेंस केवल एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को माना। तो 16 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन तो ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के बराबर है। ठीक है, तो एक न्यूक्लियॉन का वजन क्या मतलब कहने का? या तो एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन कितना निकल करके आएगा? मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन निकल करके आ जाएगा। तो अब वो ये नहीं कहेगा कि मैंने रेफरेंस एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को माना, अब वो बोलेगा मैंने रेफरेंस किसको माना? ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से को, ऑक्सीजन के एक एटम के वजन के 16वें हिस्से को। मतलब अल्टीमेटली एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को डायरेक्टली नाम ना लेकर के उसने एलिमेंट का नाम ले दिया कि भैया रेफरेंस हम इसको मान रहे हैं, ऑक्सीजन के एक एटम का वजन लो, उसका 16वां हिस्सा करो, जो भी वैल्यू आएगी उसको रेफरेंस मानेंगे, और जो वैल्यू आएगी बेटा वो तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का ही वजन निकल के आएगा। मतलब कितनी वैल्यू निकल करके आएगी? फिर से कितनी वैल्यू निकल करके आएगी? 1.67 या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg या फिर 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। चलो ठीक है भैया, फिर बाद में रेफरेंस मान लिया गया 1/16 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन आइसोटोप, ऑक्सीजन 16 आइसोटोप। लेकिन आगे चल करके लोगों ने बोला कि भैया ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा मिलता है। ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल है, बट कंपाउंड फॉर्म में तो कार्बन ज्यादा अवेलेबल है। अरे भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो कि नहीं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के बारे में पढ़ा जाता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से एक सेपरेट ब्रांच ऑर्गेनिक की बनाने की जरूरत पड़ी। वो क्यों पड़ी? बिकॉज कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो लोगों ने यही बोला ऑक्सीजन के मुकाबले तो कार्बन ज्यादा कंपाउंड बनाता है, तो इसीलिए कार्बन को रेफरेंस लेकर के चला जाए। किसको रेफरेंस लेकर के चला जाए बेटा? कार्बन को रेफरेंस लेकर के चला जाए। तो ठीक है, हमने ऑक्सीजन को भी हटाया, हाइड्रोजन को भी हटाया, ऑक्सीजन को भी हटाया, और किसको रेफरेंस लेकर के चल रहे हैं बेटा? आज के टाइम में कार्बन 12 को रेफरेंस लेकर के चला जा रहा है। मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 आइसोटोप। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो कार्बन 12 आइसोटोप पर मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल बेस्ड है। तो अब हमने यही देखा, अब रिलेटिव एटॉमिक मास किसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता
जाता है बेटा? कार्बन 12 आइसोटोप के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो मुझे बताइए कार्बन के अंदर व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन? सर एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, मास नंबर 12 होता है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो इट मींस इट हैज 6 प्रोटॉन्स, इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स। अरे इलेक्ट्रॉन भले ही 6 हो, इलेक्ट्रॉन को तो नेग्लेक्ट करो बिकॉज इलेक्ट्रॉन का मास इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितना आएंगे बेटा? 12 माइनस 6 6। तो ऑक्सीजन में टोटल कितने पार्टिकल आ गए? ऑक्सीजन को हटा करके, इलेक्ट्रॉन को हटा करके कितने पार्टिकल आ गए बेटा? 12 पार्टिकल आ गए। कितने पार्टिकल आ गए? 12 पार्टिकल आ गए। तो आपने बोला कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन कितने पार्टिकल की वजह से होगा? 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन की वजह से होगा। तो प्रोटॉन कितने हैं? 6, तो 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं? 6, 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? और इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो क्या आंसर आने वाला है? 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। देखो ऐसे भी कर सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन क्या है बेटा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग बराबर है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 12 इंटू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन 1.67 या फिर 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलने वाला है 119.92 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। 19.92 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। तो इतना वजन 12 न्यूक्लियॉन का है या फिर 12 पार्टिकल का है? हमने तो रेफरेंस एक न्यूक्लियॉन या एक पार्टिकल को माना था, तो एक न्यूक्लियॉन या एक पार्टिकल का वजन कितना आएगा? ठीक है, 12 को लात मार के इसके नीचे लेकर के जाओ, ये आया, और इसको सॉल्व करके देख लो बेटा 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ही निकल करके आने वाला है। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। 1.66, अब आप बोलोगे सर एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन तो आपने 1.67 बोला था। अरे भाई 1.67, ये जो 7 आ रहा है ये तो राउंड ऑफ करके लिखा था हमने, तो 1.66 लिखूं या 1.67 लिखूं, एक ही बात मानी जाएगी, ठीक है। तो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन कितना आ गया? देख लो आप, आपके सामने ये एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन आ गया, और जो कैसे आया? कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा। तो अब हम बोलेंगे कि हमने रेफरेंस किसको माना? हमने रेफरेंस माना कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से को। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। बट ध्यान दीजिएगा, ये एग्जैक्ट मास नहीं है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का। ये एग्जैक्ट मास क्यों नहीं है? बिकॉज हमने इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करा है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करा है। एक्चुअल में तो हमें कितने पार्टिकल लेकर के चलने चाहिए थे बेटा? 18 पार्टिकल लेकर के चलने चाहिए थे, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। बट फिर भी हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हो रही होगी। इसीलिए 1.66 ना लेकर के 1.67 में लेकर के चलता हूं, ठीक है। 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो जाएगा बेटा? अगर मैं पूछना चाह रहा हूं कि सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना है, तो उसका मतलब क्या होगा? सोडियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है। तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकाला जाएगा? सोडियम के एक एटम के वजन को डिवाइड कर दीजिए एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से। और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन कैसे आया? एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन कैसे आया निकल करके? वो सर ऐसे आया जब हमने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन को 12 से डिवाइड करा। इसको बोला जाएगा क्या? 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of one atom of 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 isotope। तो अगर मुझे सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो सोडियम के एक एटम के वजन को कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के 12वें हिस्से से, मतलब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से डिवाइड कर दीजिए। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? मास ऑफ वन एटम of
एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। ये रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो जरा, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आएगा? जिस भी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है उसके एक एटम का वजन ऊपर। सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो सोडियम के एक एटम का वजन ऊपर। तो सोडियम के एक एटम का वजन क्या होगा? सोडियम का मास नंबर मल्टीप्लाइड बाय AMU अपॉन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा, मतलब 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन, वो कितना होता है? 12 AMU। कितना होता है? 12 AMU। अब देखो जरा, 12 को 12 ने मार दिया, AMU को AMU ने शहीद कर दिया, तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी किसके बराबर आ गया? कैपिटल A के बराबर आ गया। जो मैं बोल रहा था, रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर है बेटा? कैपिटल A के बराबर है। और क्या इसकी कोई यूनिट होगी? नहीं सर, ऊपर भी एटम का मास है, ऊपर भी एटम का मास है और नीचे भी एटम का मास है, तो इसीलिए इसकी कोई भी यूनिट होने वाली नहीं है। रिलेटिव एटॉमिक मास डज नॉट हैव एनी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो देखो जरा ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला निकाल के बताओ। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर निकल करके आएगा बेटा? सबसे ऊपर फॉर्मूला देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले से मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला निकाल के बताओ। मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर निकल करके आएगा? सर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चलो जी कर देते हैं, बहुत अच्छी बात। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर आएगा बेटा? रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1/12 of the mass of one atom of carbon 12 आइसोटोप। रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास किसके बराबर आ गया? मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट किसके बराबर आ गया? रिलेटिव एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या सुनना? सुनना बेटा ध्यान से, कि रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है जो ये बताता है किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन के 12वें हिस्से से कितने गुना ज्यादा भारी है। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनो मैंने क्या बोला? रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है जो ये बताता है किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है, या फिर कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम के वजन का 12वां हिस्सा। अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है? एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन, एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन। क्लियर हो रही है मेरी बात अच्छे से? तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास एक नंबर है जो ये बताता है कि किसी एलिमेंट के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से कितने गुना ज्यादा भारी है। तो अब अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास बताना हो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का बताना हो, तो आप बस इतना बता दो उसके अंदर टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने हैं। मतलब आप बस ये बता दो उस एलिमेंट का मास नंबर कितना है, ठीक है। कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? तो आप बोलोगे सर कैल्शियम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दो बस कितने हैं। तो कैल्शियम का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा 40। कितना होगा? 40। इसका मतलब कैल्शियम के एक एटम का वजन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के वजन से 40 गुना ज्यादा भारी है। तो ये हो चुका बेटा हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास कंप्लीट। आई होप मेरी यहाँ तक बात समझ आई होगी। आगे हम बढ़ते हैं बेटा एटॉमिक मास। आगे हम देखते हैं क्या? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग आर्म। एटॉमिक मास को डिनोट किया जाता है बाय राइटिंग आर्म।
अब मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एटॉमिक मास का मतलब है सर एक एटम का मास। एटॉमिक मास का मतलब क्या है? एक एटम का मास, ठीक है। तो एक एटम का मास एटॉमिक मास कहलाया जाता है और उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? उसकी यूनिट होती है एएमयू या फिर यू। अब ये एएमयू या फिर यू क्या है? तो एएमयू का मतलब होता है बेटा एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, और जिसको आज के टाइम में यू बोला जाता है, यू मीन्स यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास जिसको शॉर्टकट में यू लिखा जाता है, और इसी को बोला जाता है बेटा डाल्टन। क्या बोला जाता है? डाल्टन बोला जाता है। तो 1 एएमयू या फिर 1 यू क्या होता है? आप कहोगे सर आपने बताया था 1 एएमयू या फिर 1 यू एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन होता है। और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन का वजन कैसे निकाला है अभी अभी? 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1/12 ऑफ द मास ऑफ one atom of कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है। तो 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन 6 प्रोटॉन है, तो 6 इंटू मास ऑफ 1 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन है, 6 इंटू मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वजन लगभग लगभग बराबर है, तो या तो mp कॉमन ले लो या mn कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 6 प्लस 6 12, बाहर कॉमन गया या तो प्रोटॉन का वजन या फिर न्यूट्रॉन का वजन। 12 ने 12 को मार दिया, शहीद कर दिया, मतलब 1 एएमयू किसके बराबर आ गया? एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन। और एक प्रोटॉन का वजन या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन कितना बताया था बेटा? एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का वजन कितना बताया था? वो बताया था 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg या फिर 10 की पावर -24 ग्राम। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ऑल्टरनेटिवली और कैसे डिराइव कर सकता हूं मैं इस फॉर्मूले को? आप बोलोगे सर 1 एएमयू या फिर 1 यू किसके बराबर बोला आपने? 1/12 इंटू कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का वजन। डायरेक्टली वैल्यू डाल दो 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। डायरेक्टली ये वैल्यू डाल दी हमने कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम की वैल्यू हमने यहाँ पर डाल दी। अब याद करो पहला लेक्चर मोल कंसेप्ट का, उसके अंदर हमने क्या किया था? उसके अंदर सर आपने किया था कि हमने बेटा वहां पर 12 को डिवाइड करा था किससे? 1.9924 इंटू 10 की पावर -23 से। इसको सॉल्व करके एवोगैड्रो नंबर हमें मिला था। नहीं याद आ रहा है तो पिछली वीडियो जाकर के देखो, और इस रिलेशन से इसकी वैल्यू निकालो बेटा। इसकी वैल्यू क्या निकल करके आएगी इस रिलेशन से? बताइए क्या वैल्यू आएगी? सर वैल्यू आएगी 12/Na और आगे का ग्राम एज इट इज, ठीक है। तो 12 ने 12 को क्या कर दिया? 12 ने 12 को शहीद कर दिया। 12 ने 12 को शहीद कर दिया, तो 1 एएमयू या फिर 1 यू किसके बराबर आ गया? 1/Na ग्राम। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए आ चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे लिए आ चुका है। क्लियर हो गई बेटा इतनी बात अच्छे से? दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर एएमयू को ग्राम में बदलना हो तो आप डायरेक्टली एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। आई होप मेरी इतनी बात क्लियर हुई होगी। तो बाकी मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। बहुत ही अच्छे टॉपिक ग्राम एटॉमिक मास के साथ हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास भी प्रूव करवा दिया, कैपिटल ए के बराबर होता है और उसकी कोई यूनिट नहीं होती। एटॉमिक मास भी प्रूव करवा दिया, कैपिटल ए के बराबर होता है, उसकी यूनिट एएमयू या फिर यू होती है। और 1 एएमयू भी बता दिया। 1 एएमयू की वैल्यू कैसे निकालोगे? क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का सवाल है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 एएमयू इन ग्राम। तो जो तरीका मैंने यहाँ पर बताया उसी तरीके से आप उस सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। मिलते हैं आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी अगली क्लास में एक भरपूर एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।